नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है, जीके जीएस का रामबाण का सीरीज, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 46 लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, क्योंकि हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट तो होगा ही, और इसको हम टीसीएस स्पेशल भी रखते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 681 है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 681 है। अब देखिए कौन से एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए, डीडीए का जेएसए का पेपर हुआ था स्टेज 2 का 29 सितंबर 2024 को। तो इसमें देखिए थोड़ी सी लंबी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पूछा गया था कि घरों के पैटर्न के बारे में पढ़ें, और यहाँ पर गलत कथन का ध्यान रखिएगा, गलत कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा संस्कृति को जो आईवीसी दैट इज ए इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट जो यहाँ पर साइट खोजा गया था वो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा ही खोजा गया था। इस वजह से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं। और ये जो है आपको कांस्य युगीन सभ्यता थी। जी हाँ, कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें स्टेटमेंट अब पढ़िए कि सिंधु घाटी सभ्यता के कई शहर दो या अधिक भागों में विभाजित थे। गढ़ और निचला शहर दैट इज ए यहाँ पर सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो यहाँ पर सिटीज था वो डिवाइडेड था 2 और मोर पार्ट्स में, जो कि सिटाडेल और लोअर टाउन के रूप में जाना जाता था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। उसके देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो सिटाडेल है एक गढ़वाली बस्ती है, दैट इज ए क्या है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट है एंड कंप्राइज ऑफ सम चीफ स्ट्रक्चर सच एज ए ग्रेट बाथ एंड द वेयर हाउस, वाइल द लोअर टाउन कंसिस्ट ऑफ हाउस एंड वर्कशॉप। तो जो यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, तो फोर्टिफाइड बस्ती है जो सिटाडेल है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं थी, जैसे कि जो है ग्रेट पाथ दैट इज ए महान स्नानागार और गोदाम, जबकि निचले जो स्तर, निचले शहर था उसमें घर और कार्यशालाएं शामिल थी। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, और इसको नोटबुक में नोट डाउन करके इसको जरूर रखिए। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो आंसर डी होगा, क्योंकि ना एक और ना दो, यानी कि दोनों यहाँ पर जो है सही है, इस वजह से एक गलत हो गया। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ किस राज्य का लोक नृत्य में चाऊ, गोटीपुआ, धाप और बाघा नाचा आता है? तो ये किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो इसको देखिए, लिख लीजिए, ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। जी हाँ, उड़ीसा का लोक नृत्य में आता है चाऊ, गोटीपुआ, धाप और बाघा नाचा। तो गोटीपुआ तो वीवीआई कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गोटीपुआ कहाँ का लोक नृत्य है, तो उड़ीसा का है। और देखिए, कुछ यहाँ के फेस्टिवल्स जैसे कि रज पर्व, ध्यान रखिएगा, नुआखाई और एक धानु यात्रा। तो ये 3 फेस्टिवल भी याद रखिए, और साथ ही साथ ये आपको लोक नृत्य भी याद रखिए। तो करेक्ट उत्तर इसका उड़ीसा सही होगा, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस बाजार संरचना को क्या कहते हैं जहां एक ही विक्रेता पर हावी हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। वेयर सिंगल सेलर डोमिनेट, तो एक ही विक्रेता यानी कि सिंगल सेलर जो है डोमिनेट, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। जैसे कि जियो यहाँ पर अभी बना रहा है मोनोपोली, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एकाधिकार इसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीबद्ध पेड़ों में से कौन सा आमतौर पर पश्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है? तो टिपिकली फाउंड होता है कहाँ पर, तो टेम्परेट रीजन ऑफ द वेस्टर्न हिमालय में। तो ये देवदार का वृक्ष मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कहाँ पूछा गया है, तो डीडीए का एएसओ का देखिए अब पेपर हुआ था 28 तारीख को। उसमें स्टेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल। तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल का सबसे पहले यहाँ पर दर्शन ही कर लीजिए। ये है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का, आपने आई होप देख लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपने कि कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार दैट इज यहाँ पर जो आर्किटेक्ट कौन था। जी हाँ, आर्किटेक्ट पूछा जा रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल का आर्किटेक्ट यहाँ पर कौन था। तो देखिए यहाँ पर जो है जो वास्तुकार था वो था यहाँ पर विलियम इमर्सन। जी हाँ, विलियम इमर्सन इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि विलियम इमर्सन के साथ देखिए आंसर जो ऑप्शन डी में है ए भी था, लेकिन ए जो है कम सहयोग दिया था, लेकिन करेक्ट उत्तर इसका जो है आयोग ने यही दिया है, विलियम इमर्सन। वैसे आपने जो अगर विकिपीडिया गूगल पे सर्च करेंगे तो विंसेंट इस भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर जो है विलियम इमर्सन चीफ आर्किटेक्ट था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल था, उसको जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कब से कब तक बनाया गया था। तो 1906 से लेके 1921 तक बनाया गया था। जी हाँ, 1906 से लेके 1921 तक बनाया गया था। और ये कहाँ है, तो कोलकाता में ही है, जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया है। और इसको जो है बनवाया किसने था, तो कर्जन ने जो है स्टार्ट करवाया था, इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको डेडिकेट किसको किया गया, तो क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेट किया गया था। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका विलियम इमर्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनसंख्या जनगणना जो है कब आयोजित किया गया था। तो देखिए 1872 में लॉर्ड मायो के समय में। जी हाँ, उस समय जो है वायसराय थे लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के समय में 1872 में पहली जनगणना जो है शुरू हुई, लेकिन ये सिंक्रोनाइज नहीं थी। तो सिंक्रोनाइज अगर पूछा जाए तो 1881 में होगा, तब से जो है 10 साल में होने लगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सिंक्रोनाइज अगर सेंसस पूछा जाए तो 1881 में, वैसे 1872 में लॉर्ड मायो के समय में हुआ था। और 1881 में जो पहली जनगणना सिंक्रोनाइज हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। जी हाँ, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों फैक्ट आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा 1872 में। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिंदू ग्रंथ में गायत्री मंत्र शामिल है। अब देखिए ये भी जो है डीडीए में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए हिंदू ग्रंथ गायत्री जो है यहाँ पर शामिल है हिंदू ग्रंथ में, तो वह है ऋग्वेद में। जी हाँ, ऋग्वेद में टोटल बात करते हैं तो 10 मंडल है। जी हाँ, 10 मंडल है। तो 10 मंडल है, इसमें तीसरे मंडल में, जी हाँ तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र जो है शामिल है। तो जी हाँ, गायत्री मंत्र यहाँ पर तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है सी से होगा ऋग्वेद। तो 4 वेद हैं, उसमें से पहला वेद जो है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद भी है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है हस्तांतरित किया था, यानी कि जो अपनी कैपिटल था उसको शिफ्ट किया था दिल्ली से दौलताबाद। तो देखिए दौलताबाद का पहले नाम था देवगिरी। जी हाँ, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देवगिरी जो है पहले नाम था दौलताबाद का। तो देखिए दौलताबाद अभी जो है कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। अभी अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। अब देखिए ये राजधानी शिफ्ट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर होगा। कब किया गया था, तो 1327 ईस्वी में। जी हाँ, 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया गया, जिसका पहले नाम था देवगिरी, और अभी जो है वर्तमान महाराष्ट्र में जो है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय बाजारों की देखरेख और विनियमन करने के लिए 1992 में भारत में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है, क्योंकि स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1988 में ही की गई थी, जबकि 1992 में क्या हुआ कि 1992 में एक्ट लाया गया। जी हाँ, सेबी एक्ट, सेबी एक्ट जो है लाया गया 1992 में। 1992 में एक्ट लाया गया, लेकिन स्थापना अगर माना जाए तो 1988 में ही हुआ था सेबी का।
तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज ए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में, एक्ट 1992 में लाया गया था। तो इसका करेक्ट उत्तर बी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो कि क्या करती है, तो रेगुलेट करती है फाइनेंशियल मार्केट को। अब देखिए इसका अगर हम बात करते हैं कि पहली महिला जो है इसके प्रमुख बनी है, तो माधवी पुरी बुच। जी हाँ, माधवी पुरी बुच बनी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई में है। उसका देखिए पहला जो ऑप्शन है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसको IRDAI बोलते हैं, यानी इंडिया लगा देते हैं तो यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका एक्ट जो है अगर हम बात करते हैं तो 1999 का है, यानी कि IRDAI एक्ट 1999 के तहत इसकी स्थापना किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, तो हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में IRDAI का जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर है। उसका देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, जिसको शाही आयोग भी बोलते हैं, यंग हिल्टन। और इसकी जो है अगर एक्ट बात करते हैं तो 1934 का एक्ट है। और लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। और इसका पहले हेडक्वार्टर 1937 तक जो है कलकत्ता था। 1937 में मुंबई इसका जो है हेडक्वार्टर कर दिया गया। और इसको राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। तो इतना जो है आपको ध्यान रख लेना है। उसका देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का तो फुल फॉर्म ही याद रखिए, कई एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना शिवरमन समिति के आधार पे, जी हाँ शिवरमन समिति के आधार पे 12 जुलाई 1982 में किया गया था। जी हाँ, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना जो है किया गया था। इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय समाज ने एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार अमारा नायक प्रणाली, तो अमारा नायक सिस्टम जो है यानी कि पॉलिटिकल इन्वेशंस किया गया था किस साम्राज्य के द्वारा, तो ये साम्राज्य था विजयनगर। जी हाँ, विजयनगर की जो है स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ही अमारा नायक प्रणाली जो है शुरू किया था, जो कि एक राजनीतिक नवाचार था, दैट इज अ पॉलिटिकल इनोवेशन था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसको छोड़कर भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की गणना करने के लिए सभी उपायों का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से जो है किसका किया जाता है, तो देखिए जो GDP को कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले GDP होता क्या है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि किसी भी यानी कि सीमा के अंदर, किसी भी देश के अंदर कह सकते हैं, किसी भी जो है सीमा के अंदर जो है वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम उत्पादित जो है यहाँ पर वैल्यू जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली 4 मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहला इनकम मेथड का करते हैं, दूसरा जो है एक्सपेंडिचर को, तो इनकम के बाद एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड हो गया, वैल्यू एडेड मेथड हो गया। चौथा है प्रोडक्शन अप्रोच मेथड। तो देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन। अब देखिए इसमें से इनकम अप्रोच है, एक्सपेंडिचर अप्रोच है, प्रोडक्शन अप्रोच है। ट्रेड अप्रोच को यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। इसको छोड़कर यानी कि 4 मेथड आप ध्यान रख लीजिए, GDP को कैलकुलेट करने का 4 मेथड होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन अप्रोच। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर व्यापार दृष्टिकोण गलत हो जाएगा, इसको छोड़कर किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में देश में सबसे अधिक ईसाई आबादी है, दैट इज अ क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है जो भारत में। तो सबसे ज्यादा भारत में अगर हम बात करते हैं तो केरल में। तो केरल में इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए ही हो जाएगा, यानी कि भारत के केरल राज्य में ईसाई पॉपुलेशन जो है ज्यादा है। अब देखिए है ज्यादा तो कितना है, तो दोस्तों एक भारत के जो है उसमें 22% जो है क्रिश्चियन केरल में ही रहते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत में जितने भी क्रिश्चियन रहते हैं उसका जो है 22% जो है केरल राज्य में ही रहते हैं। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना किसने की थी।
तो देखिए बुद्ध की जो जीवनी है गौतम बुद्ध की बुद्ध चरित्र के नाम से है, तो इसकी रचना जो है अश्व घोष के द्वारा किया गया था। करेक्ट उत्तर तो इसका सी होगा, अश्व घोष के द्वारा। अब देखिए अश्व घोष के बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये कनिष्क के दरबार में कवि थे, तो ध्यान रखिएगा कनिष्क यानी कि कुषाण, यानी कि कुषाण वंश के जो प्रतापी राजा कनिष्क थे उनके जो है पोट यानी कि कोर्ट पोएट थे, यानी कि ध्यान रखिएगा कोर्ट पोएट थे, यानी कि दरबारी कवि थे जो है अश्वघोष, और इन्होंने ही बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1991 की नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुए तब भारत के वित्त मंत्री, ये देखिए कई बार एग्जाम में आ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1991 में जो है एलपीजी रिफॉर्म भारत में हुए, क्योंकि उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था थी, तो एलपीजी रिफॉर्म हुए 1991 में। इसके तहत जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है किया गया भारतीय इकोनॉमी को। तो उस समय जो है भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ, मनमोहन सिंह जो है उस समय वित्त मंत्री थे। और उस समय अगर पीएम की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन थे उस समय जो है, तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे। ध्यान रखिएगा 1991 से लेके 1996 तक, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। जी हाँ, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है पीवी नरसिम्हा राव को ही बोला जाता है। और ये भारत के जो है 9th जो है प्राइम मिनिस्टर थे, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छ का रण किस भारतीय राज्य में स्थित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कच्छ का रण जो है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस तरह से ये जो आपको जो है पेनिनसुला देखने को मिल रहा है, यह है कच्छ का रण, यह है यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ है, और यह है गल्फ ऑफ खंभात। तो इस तरह से दो यहाँ पर जो इस तरह से आप देख लीजिए, यह है रण ऑफ कच्छ, तो यहाँ है गल्फ ऑफ कच्छ, और ये पोर्शन है गल्फ ऑफ खंभात। तो इस तरह से ये देखिए, आपको ध्यान रखिए ये अरावली है, अरावली के पश्चिम में थार डेजर्ट है, और ये देखिए विंध्या सतपुड़ा, इसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। ये आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये है छोटा नागपुर। इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए। ये आपको सुंदरवन डेल्टा जो है देखने को मिल रहा है, इधर मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको देखते रहिए। तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश से जो बहकर बहती है वो देखिए चिनाब भी बहती है, यमुना भी बहती है, रावी भी बहती है, कृष्णा नहीं बहती है, क्योंकि कृष्णा जो है आपको साउथ इंडियन रिवर है, यानी कि पेनिनसुलर जो है रिवर है। तो कृष्णा रिवर इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर इसका ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए इसको मैंने शामिल करंट का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको लंबे समय तक याद रखना है, क्योंकि अगस्त 2024 में क्या हुआ कि एनपीएस, अब देखिए न्यू पेंशन जो है स्कीम चल रहा है, इसके स्थान पे यूपीएस, यानी कि इसको भी रख सकते हैं या फिर यूपीएस को भी रख सकते हैं, यानी कि इसको एक नई जो है पेंशन व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा लाया गया है, यानी कि इसको बोला जाता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसको जो है अडॉप्ट किया सबसे पहले ने महाराष्ट्र ने। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नई जो स्कीम आई एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको अपनाने वाला पहला जो है राज्य जो है तो महाराष्ट्र बन गया है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका महाराष्ट्र सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था। तो जमींदारी प्रथा, तो इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, जमींदारी सिस्टम को जो है इरेडिकेट करने के लिए किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश ने इसके लिए किया क्या है, तो दोस्तों इसके लिए जो है इन्होंने जो है यूपी जमींदारी अबलिशन एंड द लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो ध्यान रखिएगा क्या लाया गया, तो यूपी जमींदारी, यूपी जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 लाया गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यूपी ने है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए
यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 लाया गया है। पहला जो है राज्य यहाँ पर बना है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय मंदिर परिसर अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि महाबलीपुरम में है। देखिए रॉक कट जो है मंदिर बहुत जगह है, लेकिन जो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि महाबलीपुरम में है, तो देखिए महाबलीपुरम में आपको देखने को मिलता है शोर टेम्पल, यानी कि तट मंदिर यहाँ पर है। अब देखिए इसका जो है पल्लव वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जी हाँ, पल्लव वंश के जो शासक नरसिंह वर्मन, ध्यान रखिएगा नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर है? महाबलीपुरम में है। और यहीं पर जो है रथ मंदिर भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए ऑप्शन ए में है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तंजावुर में है। ध्यान रखिएगा तंजावुर में है। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है यहीं पर। और इसका निर्माण जो है करवाया गया था चोल राजा राजराज प्रथम के द्वारा। जी हाँ, चोल राजा राजराज प्रथम के द्वारा जो है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसका देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों मदुरई, जो ध्यान रखिएगा मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। उसका देखिए कैलाशनाथ मंदिर, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है, जो कि एलोरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जी हाँ, एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है कैलाशनाथ का मंदिर। और इसको बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के राजा जो है कृष्ण फर्स्ट ने। तो कृष्ण फर्स्ट, ध्यान रखिए कृष्ण फर्स्ट के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था कैलाशनाथ का मंदिर। तो इस तरह से इसका आंसर तो यहाँ पर सी होगा, शोर टेम्पल इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 700 है, और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। तो देखिए यहाँ पर दो जो इंपॉर्टेंट है, एक है रेपो रेट। रेपो रेट जो है वह रेट होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से जो है लेता है, यानी कि उधार। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? उल्टा, यानी कि आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक से उधार लेता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेगा तो रेपो रेट हो जाएगा, और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा जब आरबीआई लेगा कॉमर्शियल बैंक से धन उधार। तो इसका तो करेक्ट उत्तर होगा बी, रिवर्स रेपो रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें से ज़्यादा कौन होगा, रेपो रेट ज़्यादा होगा या फिर रिवर्स रेपो रेट। तो ऑब्वियसली जो है रेपो रेट जो है ज़्यादा होने वाला है रिवर्स रेपो रेट से, क्योंकि आरबीआई जो है ज़्यादा महंगे जो है ब्याज दर पर देती है एज कंपेरिजन टू रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो आप लोग जरूर इसको सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सीरीज है आप लोगों की जो है जीके इंप्रूव करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए इसको अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।